हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 में परमाणु संरचना वाले अध्याय में हम कल डी ब्रॉगली का द्वैत प्रकृति का सिद्धांत पढ़ रहे थे और डी ब्रॉगली सिद्धांत के द्वारा हमने कण की तरंग दैर्घ्य को ज्ञात करने के लिए समीकरण की स्थापना की थी। आज हम डी ब्रॉगली सिद्धांत से संबंधित कण की तरंग दैर्घ्य और गतिज ऊर्जा में संबंध की स्थापना करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कण की तरंग दैर्घ्य एवं गतिज ऊर्जा में संबंध। अब देखिए, तरंग दैर्घ्य में और गतिज ऊर्जा में संबंध के लिए हमने तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र की स्थापना की थी, लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन एम वी। कण की तरंग दैर्घ्य के लिए लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी अपन ने पढ़ा। और गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है के ई इज इक्वल 1/2 एम वी स्क्वायर। अब मान रखिए जरा, इसमें हम पहले इसमें v का मान निकालते हैं। इसका v स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 2ke अपॉन m। फिर इसका वर्गमूल लेने पर तो v बराबर हो जाएगा 2ke अपॉन m। ये v का मान हो गया। अब बेटा देखिए, v का जो मान हमें प्राप्त हुआ है, इस v के मान को आप मुख्य समीकरण में रख दें, लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन एम वी। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा इज इक्वल एच के स्थान पर h, m के स्थान पर m और v के स्थान पर 2ke अपॉन m का वर्गमूल। अब यह आपका अंडर रूट m है और ये m है, इस m से काट दिया जाए तो यहां बचेगा अंडर रूट m। तो लैम्डा का फॉर्मूला आ जाएगा h अपॉन 2ke m अंडर रूट। तो ये जो संबंध हमें प्राप्त हुआ है, इस संबंध की सहायता से गति करते हुए कण की तरंग दैर्घ्य को ज्ञात किया जा सकता है। अगर हमें गतिज ऊर्जा का मान पता है और कण का द्रव्यमान पता है, तो ऐसी अवस्था में हम सरलता पूर्वक कण की तरंग दैर्घ्य की गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लैम्डा का और गतिज ऊर्जा का संबंध यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। इसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल प्रश्न बनते हैं। यूं तो प्रश्न अपन इसको और इसमें बड़े तरीके से भी हल कर सकते थे। पहले आप वेग का मान निकालते, वेग का मान निकालने के बाद अपन इसमें रखते, लेकिन अब हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन अंडर रूट 2ke m। तो इस प्रकार डायरेक्ट सूत्र के माध्यम से अपन जो है सरलता पूर्वक जो है कण की तरंग दैर्घ्य की गणना कर पाएंगे। अब इसके बाद में इसका अगला टॉपिक आता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। टॉपिक है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। देखिए, हाइजेनबर्ग एक जर्मन वैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है अपना एक सिद्धांत दिया कि किसी अति सूक्ष्म कण की
किसी अति सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग दोनों के मानों को एक साथ यथार्थता पूर्वक ज्ञात करना संभव नहीं है। अति सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग इन दोनों के मानों को एक साथ यथार्थता पूर्वक ज्ञात कर पाना संभव नहीं है। अगर हम स्थिति के मान को सही ज्ञात करने का प्रयास करते हैं तो संवेग के मान में त्रुटि आ जाती है, और अगर हम संवेग के मान को सही ज्ञात करने का प्रयास करते हैं तो स्थिति के मान में त्रुटि आती है। परंतु दोनों ही मान कभी भी 100% शुद्ध मान या 100% यथार्थ मान नहीं हो सकते। तो हाइजेनबर्ग के द्वारा बताया गया कि किसी भी अति सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ यथार्थता पूर्वक ज्ञात कर पाना संभव नहीं, और यदि हम इसका प्रयास करते हैं तो दोनों ही मान सदैव त्रुटिपूर्ण प्राप्त होते हैं। अब यदि स्थिति की त्रुटि है डेल्टा एक्स और संवेग की त्रुटि है डेल्टा पी या एम डेल्टा वी, तो इन दोनों त्रुटियों का जो गुणनफल होता है, स्थिति और संवेग की त्रुटियों का जो गुणनफल होता है वो h/4π के बराबर या फिर इसकी तुलना में अधिक होता है। अगर हम स्थिति की त्रुटि को मानते हैं डेल्टा x है, संवेग की त्रुटि को मानते हैं डेल्टा p है, तो स्थिति और संवेग दोनों की त्रुटियों का गुणनफल सदैव h/4π के बराबर या फिर इसकी तुलना में अधिक होगा। यानी स्थिति की त्रुटि हो गई डेल्टा x, संवेग की त्रुटि हो गई डेल्टा p, और इन दोनों त्रुटियों का गुणनफल इक्वल और ग्रेटर देन h/4π। h/4π ये पूरी राशि एक स्थिरांक राशि है। अब डेल्टा x इंटू एम डेल्टा वी, डेल्टा पी को हमने लिखा यहां पर एम डेल्टा वी। डेल्टा यहां पर त्रुटि को व्यक्त कर रहा है। अब त्रुटि जो आएगी कण के द्रव्यमान में त्रुटि नहीं होगी, त्रुटि होगी कण के वेग में। तो इसके कारण से जो डेल्टा लगाया गया वो वी के लिए लगाया गया, एम के लिए नहीं लगाया गया। तो हम इस संबंध को ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल और ग्रेटर देन h/4π। तो ये सिद्धांत आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसी भी अति सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ यथार्थता पूर्वक ज्ञात कर पाना संभव नहीं है। यदि हम इसके लिए प्रयास करते हैं तो स्थिति में होने वाली त्रुटि अगर डेल्टा एक्स है, संवेग में होने वाली त्रुटि अगर डेल्टा पी है, तो इन दोनों त्रुटियों का गुणनफल h/4π के बराबर या फिर उसकी तुलना में अधिक प्राप्त होता है। अब देखिए बात यह आती कि हम किसी सूक्ष्म कण के लिए स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ यथार्थता से ज्ञात क्यों नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है, अति सूक्ष्म कण जो है उनको हम आंखों से नहीं देख सकते, और जब हम उन कणों को आंखों से नहीं देख सकते तो उन कणों के बारे में जानकारी करने के लिए हमें पदार्थ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों को, जैसे कि गामा किरणों को या एक्स किरणों को डालना होता है। पदार्थ पर हम क्या डालेंगे, गामा किरण या एक्स किरणें डालते हैं। तो जब ये किरणें जाकर के पदार्थ से टकराती हैं तो इन किरणों की ऊर्जा के द्वारा इलेक्ट्रॉन का वेग चेंज होता है। वेग चेंज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन का संवेग चेंज हो जाता है, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन की स्थिति में भी परिवर्तन हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन उस अवस्था में नहीं रहेगा जिस अवस्था में किरणों की टक्कर से पूर्व वो था। तो ना तो हमें वास्तविक स्थिति प्राप्त हो पाई
ना तो हमें उस इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति के बारे में जानकारी मिली और ना ही हम उस इलेक्ट्रॉन के सही संवेग की जानकारी कर पाए। हम बात कर रहे हैं अति सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन की। अगर हम इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और संवेग की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन को आंखों से देखना संभव नहीं। जब इलेक्ट्रॉन को आंखों से नहीं देखा जा सकता, नहीं पहचाना जा सकता, तो ऐसी अवस्था में हम पदार्थ पर एक्स किरणें या गामा किरणें डालते हैं और जब इन किरणों को पदार्थ पर डाला जाता है तो ये किरणें अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करती हैं, जिसके प्रभाव से इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाता है, अर्थात संवेग में परिवर्तन हो जाता है और इलेक्ट्रॉन की स्थिति में भी परिवर्तन हो जाता है। यानी हमें जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति प्राप्त होगी वो वास्तविक स्थिति प्राप्त नहीं होगी। हमें इलेक्ट्रॉन का जो संवेग प्राप्त होगा वो उसका वास्तविक संवेग प्राप्त नहीं होगा। यानी दोनों के दोनों मान जो है वो त्रुटिपूर्ण मान प्राप्त होते हैं। अब इसमें दूसरी बात आती है, अगर हम प्रयास करें कि स्थिति को और संवेग को जो है यथार्थता पूर्वक ज्ञात किया जाए। अगर हम स्थिति की त्रुटि में कमी लाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी अवस्था में संवेग की त्रुटि बढ़ेगी। भाई कारण क्या है? स्थिति की त्रुटि इंटू संवेग की त्रुटि बराबर स्थिरांक। h/4 क्या है? स्थिरांक। अगर मान लीजिए हम स्थिति की त्रुटि को कम करें तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? संवेग की त्रुटि पर पड़ेगा। अगर स्थिति की त्रुटि में कमी लाई जाएगी तो संवेग की त्रुटि अपने आप बढ़ जाएगी। यानी एक त्रुटि को कम करोगे, दूसरी त्रुटि में वृद्धि होगी। संवेग की त्रुटि को कम करने का प्रयास करोगे, स्थिति की त्रुटि में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो गुणनफल आता है वो क्या होता है? स्थिरांक राशि होती है। एक बात और, त्रुटियों को कम किया जा सकता है, लेकिन त्रुटि के मान को शून्य करना संभव नहीं है। अगर त्रुटि का मान शून्य हो गया तो फिर हाइजेनबर्ग सिद्धांत गलत। कारण अगर मान लो कोई भी एक त्रुटि 0 हो गई तो फिर इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो स्थिरांक ना रह करके क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगर कोई भी एक त्रुटि शून्य कर दी गई तो फिर गुणनफल का मान h/4 के बराबर नहीं होगा, फिर वो मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि त्रुटियों के मान को घटाया जा सकता है, त्रुटियों के मान को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसी भी हालत में त्रुटि के मान को शून्य कर पाना संभव नहीं। तो ये था आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी अति सूक्ष्म कण की स्थिति और कण का संवेग दोनों के मानों को एक साथ यथार्थता पूर्वक ज्ञात कर पाना संभव नहीं है। अगर स्थिति में होने वाली अधिकतम त्रुटि डेल्टा x, संवेग में होने वाली त्रुटि डेल्टा p, तो इन त्रुटियों का गुणनफल h/4 के बराबर या फिर उसकी तुलना में हमें अधिक प्राप्त होता है। तो यह था आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अच्छा, आपके डी ब्रॉगली सिद्धांत के समान इस सिद्धांत में भी एक सीमा आती है। सीमा क्या है इसकी? यह सिद्धांत भी केवल अति सूक्ष्म कणों पर ही लागू होता है। सिद्धांत केवल अति सूक्ष्म कणों पर लागू होता है, बड़े किसी भी कण के ऊपर सिद्धांत लागू नहीं होता। तो ये जो है इस सिद्धांत की एक सीमा है। केवल सूक्ष्म कण पे, सूक्ष्म कण यानी जिनको हम अपनी आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ऐसे किसी कण पर सिद्धांत लागू होगा, बड़े कण के ऊपर सिद्धांत लागू नहीं होता। यानी बड़े कण के लिए स्थिति को सही सही ज्ञात किया जा सकता है, उसके संवेग को भी सही सही ज्ञात किया जा सकता है। देखिए बेटा, अनिश्चितता सिद्धांत से संबंधित एक जो आंकिक प्रश्न है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से
गतिमान है और इसकी वेग की अनिश्चितता 0.001% है, तो स्थिति की अनिश्चितता की गणना करो। इलेक्ट्रॉन का वेग 300 मीटर प्रति सेकंड है, वेग की अनिश्चितता का मान 0.001 है और इस अवस्था में हमें जो है स्थिति की अनिश्चितता की गणना हमें करनी है। देखिए पहले तो देखिए इसको हम हल किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं वेग की अनिश्चितता। तो वेग की अनिश्चितता डेल्टा वी बराबर, अब वेग है 300 मीटर प्रति सेकंड और अनिश्चितता का मान है 0.001%। अब पहले हम इसके दशमलव हटा दें, 2 जीरो चले जाएंगे, 2 जीरो, ये आ जाएगा यहां पर 0.003 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, ये आपको वेग की अनिश्चितता का मान प्राप्त हुआ। अब हम निकालना चाहते हैं स्थिति की अनिश्चितता। तो स्थिति की अनिश्चितता निकालने के लिए डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी बराबर एच अपॉन 4 पाई। गणना करने के लिए हम यहां पर ग्रेटर और इक्वल देन का साइन नहीं लगाएंगे, हम यहां पर बराबर के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब आपको निकालना क्या है, यहां पर डेल्टा एक्स का मान निकालना है। तो डेल्टा एक्स का मान निकालने के लिए एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी। देखिए h का मान 6.62 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, 4 की जगह 4, पाई की जगह 3.14, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम और डेल्टा वी का मान आया है आपका 0.003। तो ये सारे के सारे मान अपने को जो है यहां पर प्राप्त होते हैं और जब आप इन सभी मानों को रख करके आप हल करते हैं तो अपने को हल करने पर आता है इसमें 1.9 इंटू 10⁻² मीटर और 1.9 इंटू 10⁻² मीटर जो हमें प्राप्त हुआ है, ये जो है इसकी स्थिति की अनिश्चितता प्राप्त हुई है। तो इस तरह से हम यहां पर स्थिति की अनिश्चितता की गणना जो है उसे कर सकते हैं। तो ये था आपका इसका एक उदाहरण। अच्छा, हम इसमें हाइजेनबर्ग सिद्धांत के लिए इस बात को भी प्रूव कर सकते हैं कि हाइजेनबर्ग का सिद्धांत केवल सूक्ष्म कणों पर लागू होता है, बड़े कणों पर लागू नहीं होता। इस बात को अगर आपको सिद्ध करने के लिए कहा जाए तो ये बात भी जो है सिद्ध की जा सकती है। देखिए कैसे कर सकते हैं इसको सिद्ध। पाँच 500 ग्राम द्रव्यमान की गेंद
व इलेक्ट्रॉन समान वेग सेंटीमीटर प्रति सेकंड से गतिमान है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करो कि हाइजेनबर्ग सिद्धांत केवल सूक्ष्म कणों पर लागू होता है। हमें सिद्ध करना है कि हाइजेनबर्ग का सिद्धांत जो है केवल सूक्ष्म कणों पर लागू होता है। अब देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। पहले हम निकाल रहे हैं गेंद के लिए। अब गेंद के लिए आपका डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी बराबर एच अपॉन 4 पाई। अब हम इसको सिद्ध करने के लिए त्रुटियों के गुणनफल की गणना करते हैं, यानी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई एम। एच का मान फिर 4 पाई का मान और गेंद का द्रव्यमान है 500 ग्राम। तो इसको आप हल करेंगे तो हल करने पर हमें प्राप्त होगा इसमें 0.00105 0.00105 और 10 की पावर -27। और इसको जब आप आगे हल करेंगे तो 1.05 इंटू 10⁻⁻, ये हो जाएगा -30। तो स्थिति और वेग दोनों की त्रुटियों का जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है बहुत सूक्ष्म राशि 10 की पावर -30 के क्रम में आ रहा है, तो एक नगण्य मान प्राप्त हो रहा है। नगण्य मान प्राप्त हो रहा है और गेंद जो है एक बड़ा कण होता है जिसको हम सरलता से अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो हाइजेनबर्ग सिद्धांत केवल किसके लिए लागू बताया था? सूक्ष्म कण के लिए लागू बताया था। अगर हम इसको सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें तो इलेक्ट्रॉन के लिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई एम। एच का मान चार और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो ये मान प्राप्त होता है 0.0579 इंटू 10⁻⁻, ऊपर जाएगा प्लस का 28 हो जाएगा तो ये 10 बचेगा। अब इसको आप हल करते हैं तो हल करने पर हमें ये प्राप्त होता है 0.579 और 0.579 जो मान प्राप्त हो रहा है यह मान इस मान की तुलना में बहुत बड़ा मान हो गया। ये तो 10 की पावर -30 में आ रहा है नगण्य मान, यानी गेंद के लिए त्रुटियों का जो गुणनफल आ रहा है यानी त्रुटि आ रही है, नगण्य त्रुटि आ रही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कण के लिए त्रुटि का मान काफी अधिक आ रहा है
और छोटे कण के लिए त्रुटि का मान बहुत अधिक आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइजेनबर्ग का सिद्धांत जो है वो केवल और केवल सूक्ष्म कण के ऊपर लागू हो सकता है, किसी भी बड़े कण के ऊपर लागू नहीं हो सकता।